हेलो हेलो हेलो, आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर होगा। क्या ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए प्लीज। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए प्लीज। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के लेक्चर नंबर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 4 में आज का हमारा जो गोल है बेटा वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल और सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने एक पार्टिकल के मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था, वैसे दो पार्टिकल का भी पढ़ा था, गन बुलेट सिस्टम है ना। आज सिस्टम में दो या दो से ज्यादा पार्टिकल हो सकते हैं, उसके मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब दो से ज्यादा पार्टिकल सिस्टम में होगा तो उनके इंडिविजुअल मोमेंटम के बारे में वैसे ही बात नहीं कर सकते, उनके सिस्टम के मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। और सिस्टम का मोमेंटम पता किस चीज से चलता है, बताइए फटाफट बताइए। सिस्टम का मोमेंटम किस चीज से पता चलता है, फटाफट बताइए। सिस्टम का मोमेंटम किस चीज से पता चलता है? सिस्टम का मोमेंटम पता चलता है सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम को लिख के। सिस्टम का मोमेंटम कैसे पता चलता है? सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम को लिख के। इसका बहुत ही खूबसूरत सा एग्जांपल होता है एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन का केस करेंगे, मतलब बम फटेगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि बम के फटने से आपके एक हाथ का नुकसान हो जाए, है ना, एक पैर का नुकसान हो जाए, और दिमाग नहीं है उसका नुकसान हो जाए, लेकिन आपके सेंटर ऑफ मास का कुछ नहीं होगा। तो आपकी पूरी बॉडी लहूलुहान हो सकती है बम फटने से, लेकिन आपके सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो बम फटता है ना, तो बम के हर पॉइंट पार्टिकल अलग अलग बिखर सकते हैं, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास फटने से पहले जहां होता है वही रह जाता है। क्यों? बूम, बम जब फटता है तो बम को फोड़ने के लिए क्या आप उस पर पत्थर मारते हैं? नहीं, पत्थर तो नहीं मारते। क्या उस पर डंडे से मारते हैं? नहीं। बम को पटकते हैं फोड़ने के लिए? नहीं। तो बम फूटता कैसे है? बम में आप हल्का सा माचिस की तीली लगा देते हैं, और वही बम जिसके बारे में तुम दिवाली में बात करते हो ना, वही बम जिसको तुम फोड़ते हो दिवाली में, उसी बम की बात कर रहे हैं। तो ये बम है, मान ले मुर्गा छाप बम है। इस मुर्गा छाप बम में एक तीली से आग लगा देते हो तुम क्या करते हो? इसमें आग लगा देते हो। आग लगाने से होता क्या है? आग लगाने के अंदर से वो बम फटता है, अंदर से। तो उस पर किसी ने पत्थर नहीं मारा, कहीं से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, अंदर से ही इंटरनल फोर्स की वजह से बम फूटता है। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है बेटा? जीरो है। और एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। किस पॉइंट का? सेंटर ऑफ मास का। अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो लगता है तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? तो चलिए एक्सप्लोजन के केस भी हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ सवाल जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था आपको करने के लिए, वो देख लेते हैं। अ बॉल ऑफ मास m is thrown upward and another ball of same mass is thrown downward so as to move freely under gravity, then the acceleration of center of mass will be। देखिए बेटा, acceleration of center of mass का फॉर्मूला होता है m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट का मास बताइए m, और इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है g। डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं तो प्लस जी हो जाएगा, g प्लस m इंटू जी डिवाइडेड बाई m प्लस m 2a। तो यहां से क्या होगा? ये मास से मास कैंसिल हो जाएगा, ये मास से ये मास कैंसिल हो जाएगा, g प्लस जी 2g डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? g। बड़ा ही हलवा सवाल था। एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता करना, या सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पता करना, या सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन पता करना, ये बड़ा ही हलवा सवाल होता है, बड़ा ही हलवा सवाल होता है। आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सवाल मैंने आपको करने के लिए दिया था। नीचे जा रहा है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 g से। जितने एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर मैं प्लस बोल दूं, उसी एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। कितने एक्सीलरेशन से बताइए? तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 इंटू जी। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन बताइए। तो कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया था और आंसर ये वाला निकाला है? बहुत इजी है बेटा, आप यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट का मास बताइए कितना है सर? m2। इसका एक्सीलरेशन क्या है? a है सर, a की वैल्यू हम बाद में रख देंगे।
माइनस, ये ऊपर जा रहा है इसलिए m1 इंटू ए डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहां से आप देखेंगे a कॉमन निकलेगा तो ये बनेगा m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2 इंटू ए, और a की वैल्यू आप ये वाला रख देंगे, यहां से उठा के a की वैल्यू रख देंगे। तो a की वैल्यू रखने पे ये बन जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू ए की वैल्यू ये है सेम m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि m2 माइनस m1 तो m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, और m1 प्लस m2 तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी। क्या ये डायमेंशनली सही है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। इज दिस डायमेंशनली करेक्ट? क्या ये डायमेंशनली सही है? इजी है, बिल्कुल सही बात है, इजी है। क्या ये डायमेंशनली सही है? हां, क्यों? क्योंकि मास माइनस मास इज मास, मास प्लस मास इज मास, मास बाई मास कैंसिल होकर डायमेंशन लेस आएगा। डायमेंशन लेस का होल स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, इंटू जी अकेला है, जी का स्क्वायर नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, इस तरह के सिस्टम का एक्सेलरेशन ये हो जाता है m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर। ठीक है साहब, नेक्स्ट देखिए। अ पुल्ली फिक्स टू द सेलिंग, पुल्ली फिक्स टू द सेलिंग carries a string with block of mass m and 3m, block of mass m and 3m, m and 3m attached to the its end, then masses of the string and pulley are negligible. When the system is released, then acceleration of center of mass will be. जब हम इस सिस्टम को रिलीज करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरह के पुल्ली ब्लॉक सिस्टम में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3m माइनस m डिवाइडेड बाई 3m प्लस m का होल स्क्वायर इंटू जी। 3m में से m जाएगा 2m डिवाइडेड बाई 4m का होल स्क्वायर इंटू जी। m से m कटेगा, 2/4 नीचे 2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4। तो आंसर आएगा g/4। बताइए आपका क्या आंसर g/4 है? यस सर, ये g/4 तो है बट माइनस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, लेकिन सर बाय डिफॉल्ट इसने प्लस माइनस तो बताया नहीं कहां होगा। हाँ नहीं बताया, लेकिन आपका आंसर क्या आ रहा है ईमानदारी से बताओ? g/4। तो न्यूमेरिकल वैल्यू g/4 तो एक ही ऑप्शन में है ना। अगर दो ऑप्शन में होता तो सवाल में उसको बताना पड़ता कि किस डायरेक्शन को हम प्लस ले रहे हैं और किस डायरेक्शन को हम माइनस ले रहे हैं, किस डायरेक्शन को हम प्लस ले रहे हैं और किस डायरेक्शन को हम माइनस ले रहे हैं, ये बताना पड़ता। तो g/4 इज योर करेक्ट आंसर। क्या आपको बहुत अच्छे समझ आया? माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, मैग्नीट्यूड तो आपका आया ही नहीं है ना g/4। नेक्स्ट देखिए, अ सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक A and B of mass 20 kg and 10 kg connected by a string which hang over a frictionless massless pulley। फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पुल्ली को हम आइडियल पुल्ली बोलते हैं ना बेटा। फ्रिक्शनलेस और मासलेस को ही हम आइडियल पुल्ली बोलते हैं। बहुत बढ़िया से ये पुल्ली में दो मास लटकाया है, एक मास है 20 केजी का, दूसरा मास है 10 केजी का, और बोला है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये फिर से वही सिंपल एंड वेरी सिंपल सा सवाल है कि सर आप एक ही कंसेप्ट सिखा के बार बार उस पर प्रैक्टिस करा रहे हो क्या? हाँ बेटा, हम तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आप इसको भूल न जाए। बचपन का सवाल भूल मत जाना रे, बचपन का सवाल अगर भूल जाएंगे तो जवानी में भी बचपन के काम करने पड़ेंगे आपको। मजदूरी मजदूरी और मजदूरी। बताइए 20 केजी माइनस 10 केजी बटा 20 केजी प्लस 10 केजी का होल स्क्वायर इंटू जी। 20 माइनस 10 10 बटा 30 का होल स्क्वायर, और जी की वैल्यू आप रख सकते हैं 10। जी की वैल्यू 10 ही होगा भाई। अब ये 0 से 0 कटेगा तो 10 बटा 9 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा बेटा? 10 बटा 9। 1.08 के आसपास आंसर आना चाहिए। 10 बटा 9 मतलब 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ए। आपको समझ में आया? चलो, बुझाया, बुझा गया। अच्छा, एक सवाल है, ये छोटा सा है, सेंटर ऑफ मास का, पिछले क्लास में लेना था, रह गया था, इसलिए मैंने इस क्लास में इंक्लूड कर लिया। बहुत इजी सवाल है। टू पार्टिकल ऑफ मास P एंड Q। एक पार्टिकल का मास है बेटा P और दूसरे पार्टिकल का मास है Q। P इज ग्रेटर देन Q। ओके, P का मास ज्यादा है।
आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस डी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी। द शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास व्हेन द टू पार्टिकल आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर ये दोनों पार्टिकल अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब मैं इसको उठा के यहां रख दूं और इसको उठा के यहां रख दूं। द शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास व्हेन टू पार्टिकल आर इंटरचेंज्ड, मतलब दोनों पार्टिकल को मैंने इंटरचेंज कर लिया। मान लो कहीं सेंटर ऑफ मास यहां पे रहा होगा पहले, तो जो मास हावी हेवी था उसकी तरफ रहा होगा। बाद में मैंने क्या किया कि Q को P को उठा के यहां रख दिया, Q को यहां रख दिया और P को Q के जगह पे रख दिया। तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास पूछा कि सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कितना शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले बताइए ये किसने किया होगा, हमने किया होगा। तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में शिफ्ट आएगा कैसे, तो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, m1 पहला मास पहले मास के पोजीशन में शिफ्ट प्लस दूसरा मास दूसरे मास के पोजीशन में शिफ्ट बटा पहला मास प्लस दूसरा मास। बेटा ये फिजिक्स का सबसे आसान सेक्शन है, अगर आप ध्यान से देखें तो चाहे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछे या सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में शिफ्ट पूछे या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछे, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछे, सबका सॉल्यूशन साहब एक ही जैसा होता है। पहले ऑब्जेक्ट का मास बताइए सर P, और P के पोजीशन में कितना शिफ्ट हुआ है, तो P को उठा के यहां रख दिया, सॉरी ये P है, P को यहां से उठा के यहां रख दिया, तो P का पोजीशन D आगे शिफ्ट हुआ है, तो D लिख दीजिए। प्लस दूसरा मास है तुम्हारा Q, और Q के पोजीशन में पीछे शिफ्ट हुआ है, Q को उठा के पीछे रखा है, तो माइनस QD डिवाइडेड बाई P प्लस Q, मास की वैल्यू P प्लस Q, यहां से D कॉमन निकल जाएगा, तो P माइनस Q डिवाइडेड बाई P प्लस Q इंटू D, ये आना चाहिए आंसर बेटा, P माइनस Q बटा P प्लस Q इंटू D, बी इज योर करेक्ट आंसर। कई बच्चों का जवाब आ रहा था A, बड़ा गलत आंसर था आपका। जिन बच्चों का जवाब A आ रहा था उसका बड़ा गलत आंसर था। एक बच्चा कह रहा है कि सर MR स्टार लगाओ, आओ बेटा MR स्टार तो एवरग्रीन थ्योरम है, आप अगर समझ पाएंगे तो MR स्टार चीजों को बिल्कुल आसान कर देगा। चलिए थोड़ा MR स्टार लगा के देखते हैं। अगर मानो कि P बराबर Q हो जाए, मास इक्वल है, मास इक्वल है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा। अब इसको उठा के यहां रख देंगे, इसको उठा के यहां रख देंगे, तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास 0 आएगा। यह सोचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, हां ना बताइए, क्या यह सोचना बहुत मुश्किल था क्या भाई साहब, दोनों का मास अगर इक्वल हो जाए, दोनों का ही मास अगर इक्वल हो जाए तो सेंटर ऑफ मास बीच में रहेगा। जब इसको उठा के यहां रख देंगे, इसको उठा के यहां रख देंगे, तो मास तो एक्चुअल में जितना मोमेंट ऑफ मास इसका आगे शिफ्ट होगा उतना ही मोमेंट ऑफ मास इसका पीछे शिफ्ट होगा, तो सेंटर ऑफ मास जहां था वही रह जाना चाहिए। यह सोचना तो बहुत भयंकर था भाई साहब, बहुत मुश्किल काम था। इतना तो हम कैसे सोच पाएंगे सर, भगवान ने बुद्धि नहीं दिया है। बरसात का मौसम चल रहा है ना, पन्नी से, पॉलीथीन से, प्लास्टिक से इसको ढक लेना, खाली जगह पे ना पानी जल्दी जमा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं है? नहीं सर, आसान था सोचना, बिल्कुल आसान था सोचना, बिल्कुल आसान था सोचना। तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली MR स्टार लगा के आंसर निकाल सकते हैं एक लाइन में, है ना, एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसी सवाल जिसमें मुश्किल लगे उसमें आप MR स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल, वन पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड अदर पार्टिकल हैज एन एक्सीलरेशन ए। सिस्टम टू आइडेंटिकल पार्टिकल मतलब एक m मास का पार्टिकल है रेस्ट में और दूसरा m मास का पार्टिकल a एक्सीलरेशन से चल रहा है। देन सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम हैज एन एक्सीलरेशन। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना होगा? क्या बकवास सवाल है। पहला मास, पहले मास की एक्सीलरेशन 0 प्लस दूसरा मास m, उसकी एक्सीलरेशन a डिवाइडेड बाई मास m प्लस m, तो ये हो जाएगा ma बटा 2m। इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा a/2। आंसर क्या आएगा? a/2। बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक सवाल देखिए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए बेटा, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर का साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इसके 4 कॉर्नर पे 4 ऑब्जेक्ट है। पहला 1 kg का ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, दूसरा 2 kg का ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 5 kg का ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 2 kg का ऑब्जेक्ट रेस्ट में। तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? क्या सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिखने के लिए मुझे इस पार्टिकल, इस पार्टिकल, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा? क्या कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा? क्या मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा? इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 0,0, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा L,0। क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखने के लिए कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस m4v4 बटा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। नो, क्योंकि बेटा ढंग से आप फॉर्मूले को देखेंगे तो फॉर्मूले में है पहले ऑब्जेक्ट का मास एंड पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। फॉर्मूले में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, फॉर्मूले में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। वेलोसिटी एक्चुअल में मास के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करता है। सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के मासेस और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है 1 और इसकी वेलोसिटी है 4i कैप। क्यों बेटा? क्योंकि वेलोसिटी लिखना है आपको। ये 2 और ये हो जाएगा बेटा 2j कैप प्लस ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस i कैप। तो यहां पे आप माइनस i कैप लगा दे और प्लस 0। क्यों बेटा? क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगी? 0। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा मासेस भी तो ऐड करेंगे, तो 2 1 3 और 5 8 और 2 10 आई वाला ये 4i कैप और ये हो जाएगा आपका -5 आएगा। तो माइनस i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 माइनस i कैप प्लस 0.4 j कैप मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका वेलोसिटी इन अ वेक्टर फॉर्म। .4 j कैप, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा ये सवाल देखिए, सवाल देखिएगा बेटा। देखिए जिस तरीके से पुल्ली ब्लॉक सिस्टम में आपने एक्सीलरेशन निकाला था m2 माइनस m1 बटा m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर इंटू जी, ये पुल्ली ब्लॉक सिस्टम में 2 ब्लॉक जब नीचे हैंग होता है। यहां पे क्या है बेटा कि एक ब्लॉक यहां पे m1 और ये ब्लॉक यहां पे m2, सरफेस है स्मूथ। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि जितने एक्सीलरेशन से ये नीचे गिरेगा, मान लेते हैं वो a है, उतनी एक्सीलरेशन से ये आगे जाएगा। तो पूछा है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बताइए। तो एक छोटा सा सवाल है मेरे तरफ से आपके लिए कि बेटा ये वाला सवाल सॉल्व करना ज्यादा इजी था, इसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालना ज्यादा इजी था कि इस केस में सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन ज्यादा इजी होगा। अब होगा कि पहले इजी था? बताइए। इसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालना इजी रहेगा कि पहले इजी था? अब इजी होगा कि पहले इजी था? पहले वाला इजी था। कई बच्चे कह रहे हैं कि अब इजी है, दोनों इजी है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें इजी था, इसलिए मैंने पहले ये करवाया। इसमें इजी जैसा क्या चीज है? तो इसमें इजी यही है कि ये जितने एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा उतने ही एक्सीलरेशन से ये ऊपर उठेगा। एक लाइन में तो एक्सीलरेट हो रहा है, ये भी y एक्सिस में, ये भी y एक्सिस में, तो एक लाइन में ही हो रहा था। नीचे वाला प्लस तो ऊपर वाला माइनस। लेकिन बेटा यहां पे देखेंगे तो ये नीचे जा रहा, तो इसको अगर आप मान लेते हैं नीचे वाले डायरेक्शन को प्लस j कैप, है ना, नीचे वाले डायरेक्शन को प्लस j कैप।
एंड आगे वाले डायरेक्शन को प्लस आई कैप। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा वाई एक्सिस में और दूसरा ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है एक्स एक्सिस में। तो यहां पे डील करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट्स का मोशन एक्स और वाई एक्सिस में हो रहा। इसको आप नाम दे दे जे कैप, प्लस इसलिए बोला क्योंकि नीचे को मैंने प्लस मान लिया, और ये हो जाएगा आपका प्लस आई कैप, प्लस ए आई कैप। तो भाई साहब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो वही होगा लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग होगा। ठीक है, अब बेटा ए की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। इस पे नेट पुलिंग फोर्स बोलिए कितना होगा सर, नीचे की तरफ m2g, तो यहां पे लिखेंगे नीचे की तरफ m2g बटा नेट मास m1 प्लस m2। ये आ गया एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। क्या ये बात आपको समझ आया? क्या ये बात आपको समझ आया? m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जेनीलिया लोधिया, व्हाट इज आई कैप एंड जे कैप? बेटा ये नया कैप खरीदा है, ये फिजिक्स में अभी 2 दिन पहले ही भारत ने नया कैप खरीदा है, तो अब आई कैप जे कैप इसको पहनने का हक मिल गया है ना। अब हम जो लेटर लिखते थे ना ए बी सी डी जे कैप, ए बी सी डी, तो उसको आज से हम ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप बोलेंगे। नया इन्वेंशन हुआ है ये अल्फाबेट से नया। जैसे ए बी सी डी आप पहले पढ़ते थे ना, अब कैप लगा के पढ़ेंगे उसको, बस इतनी सी बात है और कोई खास बात नहीं है। पहले जो हम ABCD पढ़ते थे ना वो सिंपल होता था, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। और अब की जो ABCD होगी वो होगी A फॉर ए कैप, A कैप फॉर कैप वाला एप्पल, B कैप फॉर कैप वाला बॉल, C कैप फॉर कैप वाली कैट, D कैप मतलब कैप वाली डॉल। बस यही है। तो अब है यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना है, तो क्या होगा बेटा, मास m1, यस मास m1, और इसकी एक्सेलरेशन a आई कैप प्लस मास m2 और इसका एक्सेलरेशन सिंपल a j कैप डिवाइडेड बाई नेट मास m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब a की वैल्यू एज इट इज उठा के यहां रख देंगे, तो बेटा ये आ जाएगा m1, a की वैल्यू बोलिए कितनी है m2, तो m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आई कैप प्लस m2, a की वैल्यू रख दीजिए, तो ये m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जे कैप बटा m1 प्लस m2। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको कंसेप्चुअली आप समझ ही सकते हैं, इसको इसके आंसर को आप याद नहीं रख सकते, इसके आंसर को आप याद नहीं रख सकते। सी फॉर कैप वाला कैप, हां चलो इस तरीके से हम इसको हम कंसेप्चुअली समझेंगे। याद रखने का लॉजिक नहीं यार, क्या क्या याद रखो, इतना लंबा सा एक्सप्रेशन समझ तो लो, 2 लाइन का कैलकुलेशन है। आर कैप मतलब कैप वाला रामलाल, बहुत बढ़िया। एम कैप मतलब कैप वाला एम आर स्टार, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ एक बच्चा कह मे भी वो न्यू स्टूडेंट होगा, वाह बेटा। आपसे ज्ञान किसने मांगा है? आप अपने ज्ञान को घर में रखिए, ज्यादा इधर उधर ज्ञान को भेजिएगा तो दूसरे के पास चला जाएगा। आप अपने ज्ञान को घर में बंद करके रखिए, इधर उधर दिखाइएगा ना तो कोई छीन लेगा। ज्ञान बहुत कीमती चीज होता है बेटा, ऐसे किसी को दिखाते नहीं है। ज्ञान को घर में रखिए। मे बी वो न्यू स्टूडेंट होगा, वाह। If external force acting on a system is zero, then momentum of a center of mass remains same. देखिए मैं यहां पे बात समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए एक बस है, चलिए एक मन कर रहा है कि हम बस बना लें। भाई साहब ज्ञान की कमी नहीं है, अपने ज्ञान को, एक ज्ञान की बात बताता हूं, ज्ञान लगा के सुनना। एक ज्ञान की बात बताता हूं, ज्ञान लगा के सुनना। अपने ज्ञान को घर में बंद करके रखना, नहीं तो ज्ञान को ज्ञान चुरा के ले जाएगा, ज्ञान को कोई ज्ञान छीन के ले जाएगा। तो अपने ज्ञान को घर में बंद करके रखना। चलो देखो ये बस है, बस का ड्राइवर है MR, और बस में बहुत बहुत सारे
बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। यहां पे बैठा है रामलाल, यहां पे बैठी है पिंकी, पिंकी पीली है और दोनों बातें कर रहे हैं। ऊपर वाले बस जो है ना डबल फ्लोर का है बेटा, डबल फ्लोर का बस है। इधर बैठा है कल्लू, कल्लू को गुस्सा आ रहा है कि पिंकी रामलाल से बात क्यों कर रही है। इधर बैठा है बाबू जलेला और बस है स्मूथ सरफेस पे, म्यू इज इक्वल टू 0 और पूरा का पूरा बस अभी रेस्ट में। पूरा का पूरा बस कहां है? रेस्ट में। पूरा का पूरा बस कहां पे? रेस्ट में। तो बड़ा खराब ड्राइवर है सर, बस को चला कहा नहीं रहा है। बड़ा खराब ड्राइवर है, बस को चला काहे नहीं रहा है। अब ड्राइवर अभी रेस्ट पे है थोड़ा सा, बस बहुत देर से चला लिया, ड्राइवर बस को रोक के यहीं पे खड़ा है, बस रेस्ट में। मैं लिख देता हूं बस इज एट रेस्ट। सर हमको कॉपी में बनाना है क्या? हाँ तुमको कॉपी में बनाना है और अभी एक कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी को भी लिखना है। बस, बस्ट नहीं बस, बस इज एट रेस्ट एंड ड्राइवर एमआर इज ऑन रेस्ट मोड। बस इज एट रेस्ट एंड ड्राइवर एमआर इज एट रेस्ट मोड। फुजरी कहां है? यहां ऊपर वाले फ्लोर पे। ये बढ़िया आराम से सो रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है, जिसको बात करना जिससे करो। ये बढ़िया सो रहा है, ये रहा फुजरी, ये बढ़िया सो रहा है। अब हुआ क्या कि बहुत देर से रामलाल और पिंकी बातें कर रहे थे, रामलाल और पिंकी बातें कर रहे थे। बाबू जलेला यहां बैठा था, कल्लू यहां बैठ के देख रहा था। बाबू जलेला आया और जानबूझ के पिंकी के बगल में बैठ गया। बाबू जलेला क्या किया कि पिंकी के बगल में बैठ गया। रामलाल को आया गुस्सा। क्या आया रामलाल को? गुस्सा। रामलाल ने बाबू जलेला को धक्का मार दिया। बाबू जलेला नीचे गिर गया। बाबू जलेला जैसे नीचे गिरा, कल्लू तो इंतजार ही कर रहा था कि यहां पे लड़ाई झगड़ा हो और मुझे मौका मिले हाथ साफ करने का। कल्लू ऊपर से बर्थ से उतरा नीचे और रामलाल को उठा के पटक दिया। रामलाल को उठा के पटक दिया। पिंकी को आया गुस्सा कि रामलाल को उठा के क्यों पटका। पिंकी ने कल्लू को एक थप्पड़ मार दिया। ये सब चल ही रहा था, बस में खूब झोल झाल हुआ तो बेचारा फुजरी गिर गया नीचे। ये सब बस में हो रहा था। तभी 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 एमआर को पता चला कि क्या चल रहा है। एमआर गया और ये उठा पटक कर रहे थे। रामलाल पिंकी को बचा रहा था पीछे कि तुम पीछे आ जाओ, मैं अकेला देख लूंगा। बाबू जलेला और कल्लू दोनों मिलकर रामलाल को कूटने लगे। फुजरी बेचारा कोने में बैठ के रो रहा था। तभी आया इधर से एमआर। एमआर ने एक हाथ से कल्लू का मुंडी पकड़ा, एक हाथ से रामलाल का मुंडी पकड़ा और उठा के और घुमा के कल्लू को फेंका आगे, रामलाल को फेंका पीछे। बेटा बाबू जलेला के सर पे रख दिया पैर और एक लात मारा और फुजी बगल में बैठ के रो रहा था, उसको एक थप्पड़ मारा। वो 2 बार घूमते हुए कोने में जाके चिपक गया, चुपचाप शांत हो गया चिपक के। तो बहुत सारी कहानियां हुई। पूरे बस का सिस्टम हिल गया। पूरे बस का सिस्टम हिल गया। सिस्टम हिल गया है ना। हो सकता है कि बस स्मूथ सरफेस पे था तो बस थोड़ा सा आगे पीछे भी हिल गया होगा, बस थोड़ा सा आगे पीछे भी चला गया होगा। लेकिन बस का जो सेंटर ऑफ मास था, मतलब एमआर प्लस कल्लू प्लस बाबू जलेला, पिंकी, रामलाल, फुजरी, इन सब का मिला के जहां पे पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास था थोड़ा एमआर की तरफ होगा। एमआर हेवी ड्राइवर है, एमआर इज वेरी हेवी ड्राइवर। वो चलाता कम है और रेस्ट मोड में ज्यादा रहता है। ये था सेंटर ऑफ मास। पहले बस रेस्ट में था तो सेंटर ऑफ मास था रेस्ट में, बाद में भी सेंटर ऑफ मास यही रहेगा। बट सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट में था,
बाद में भी रेस्ट में रहेगा। सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट में था, बाद भी रेस्ट में रहेगा। सर ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? ऐसा इसीलिए कि अगर हम पूरे को सिस्टम मान ले। सर किसको सिस्टम माना आपने? सिस्टम हमने मान लिया, सिस्टम हमने मान लिया बस प्लस एमआर प्लस आरएल प्लस पिंकी ऑल, जितने बस में पैसेंजर बैठे थे सबको हमने सिस्टम मान लिया। तो इस पूरे को हमने जब सिस्टम मान लिया तो इस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा? तो साहब इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो लगा, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने से क्या एमआर पे कोई फोर्स नहीं लगा? एमआर पे फोर्स लगा, बाबू जलेला पे लगा, पिंकी पे लगा, रामलाल पे लगा, सब पे फोर्स लगा। ये सारे फोर्स कौन से थे? तो ये सारे फोर्स इंटरनल थे। तो इंटरनल फोर्स सिस्टम के इंटरनल पार्ट के वेलोसिटी को, मोमेंटम को चेंज कर सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम का मोमेंटम हम किससे समझेंगे? सर सेंटर ऑफ मास से समझेंगे। पूरे 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 सिस्टम का मोमेंटम हम किससे समझेंगे? सेंटर ऑफ मास से समझेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम होगा ना वो कंजर्व रहेगा। सेंटर ऑफ मास की पहले मोमेंटम था जीरो क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था। सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम बाद में भी रहेगा जीरो। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यहां पर देखो स्टेटमेंट, एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे लगता है तो सिस्टम के मोमेंटम को हम सेंटर ऑफ मास से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अगर आप कह रहे हो कि एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया? न्यूटन सेकेंड लॉ। ये सर न्यूटन सेकेंड लॉ है क्या? बिल्कुल न्यूटन सेकेंड लॉ। आप देखिए ध्यान से, क्या मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ लिखा है? हाँ, फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एक बॉडी हो तो एक बॉडी की मोमेंटम लिखेंगे। अगर बहुत सारे बॉडी हो, क्या हो? बहुत सारे अलग अलग बॉडी हो, बहुत सारे अलग अलग बॉडी हो, बहुत सारे डिफरेंट बॉडी हो, तो डिफरेंट बॉडी के सिस्टम पे, मेरी बात सुनना, क्या ध्यान खोल के, कान खोल के, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। पूरे सिस्टम के पे अगर फोर्स लगाया जाए तो फोर्स एक पार्टिकल के मोमेंटम से डिफाइन होगा कि पार्ट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से डिफाइंड होगा? सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से डिफाइंड होगा। तो आप यहां पे कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन चेंज होगी। अब इस दोनों ये स्टेटमेंट में अगर आप ये बोलो कि सर अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो क्या होगा? इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ये फोर्स जीरो है, तो जीरो बराबर dPcm डिवाइडेड बाई dt। मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो, तो Pcm इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। और Pcm को आप क्या लिख सकते हैं? m इंटू VCM। सिस्टम के मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। मास वैसे भी कांस्टेंट रहता है, अगर आप वेरिएबल मास सिस्टम ना माने तो आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? कांस्टेंट। और यहीं तक हम आपको दूसरे रास्ते से पहुंचाते हैं, कैसे सर? अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो m इंटू ACM की वैल्यू क्या होगी? जीरो, क्योंकि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन अगर जीरो होगा तो मास को नीचे भेज देंगे, मास जीरो बटा मास जीरो ही रह जाएगा, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? जीरो। और बेटा अगर एक्सीलरेशन जीरो होता है, अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट। किसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? सेंटर ऑफ मास का। तो अच्छे बच्चे को लगेगा सर एक ही चीज को आप जानबूझ के
बड़ा बना के दिखा रहे हो, अगर असल में तो एक ही बात है वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। हाँ बेटा, एक्चुअल में इसी से तो ये ड्राइव होता है ना, तो सिंपल सी बात है, अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 लगेगा तो सिस्टम का नेट मोमेंटम को हम सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम से डिफाइन करते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 लगेगा तो सिस्टम की नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगी। सिस्टम की नेट मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 होगा। व्हाट अबाउट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? व्हाट अबाउट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में क्या कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फिक्स रहेगी कि चेंज हो सकती है? यार गजब इंटेलिजेंट हो यार, एक दो बच्चे एकदम रामलाल टाइप है, फिक्स्ड है। अबे गधा, अरे गधा, अबे गधा एक बात बता, अरे गधा, अरे वो गधा एक बात बता, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी 0 थोड़ी ना होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट का दो मतलब है कि वेलोसिटी अगर 0 है तो हमेशा 0 रहेगी। वेलोसिटी 5 भी तो वेलोसिटी कांस्टेंट की कैटेगरी में, मान लो वेलोसिटी 5 है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 5 है और कांस्टेंट है। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 5 है तो 5 ही रहेगी। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मे और मे नॉट चेंज, मे और मे नॉट चेंज। बच्चा यहां पे ये समझ लेता है कि सर अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? अगर सेंटर ऑफ मास पहले ही 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, तो बाद में भी 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट का तो मतलब होगा ना, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्टेट, और स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकता है और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। मे और मे नॉट चेंज, वेरी गुड बेटा, मे और मे नॉट चेंज। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, क्या बताएं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 लगे तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम या सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? जरूरी नहीं हो कि चेंज हो बेटा, जरूरी नहीं कि चेंज हो। कई बच्चे बोले सर चेंज होगा, हाँ ये चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक बात बताइए, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो नेट मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा? अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या होगा? फटाफट लिख के बताइए। कांस्टेंट, कंजर्व्ड, कांस्टेंट, कंजर्व। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 0 कौन बोल रहा है बेटा? भांग खा गया हो क्या? 0 किसने बताया? अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, देखो एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, तो वेलोसिटी और कांस्टेंट रहेगा, तो पोजीशन में और मे नॉट वेरी। अच्छा, व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? इफ फोर्स इज 0, फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगा है। देन व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम? व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम? इफ external force is 0, then momentum of center of mass, इसी को लिख सकते हैं momentum of system। सिस्टम के मोमेंटम का मतलब होता है momentum of center of mass must be constant। This statement is true or false? This statement is true or false? Yes, of course, this is very much true. This is very much true। अगर external force 0 है देन सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन मोमेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। इफ एक्सटर्नल फोर्स 0 देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट।
दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? नीचे वाला बेटा, नीचे वाला स्टेटमेंट बताओ, नीचे वाला स्टेटमेंट बताओ। नीचे वाला स्टेटमेंट बताइए। यस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को इंटरनल फोर्स चेंज कर सकता है। कैसे, मैं अभी बताता हूं। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम may or may not change, may or may not change due to internal force, due to internal force. Yes, this statement is true, this statement is true. कैसे? चलो यहां देखो, इस पूरे बस में बहुत सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे। एक पार्टिकल ने दूसरे पे फोर्स लगाया, दूसरे ने पहले पे फोर्स लगाया, तो ये इंटरनल फोर्स है। सिस्टम पे बात करें तो नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगा। इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया। नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम का क्या हो गया? जीरो। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम का जीरो है तो सिस्टम की मोमेंटम चेंज नहीं होगी। सब नेट मोमेंटम इनिशियल बराबर नेट मोमेंटम फाइनल रहेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर टर्म, इसको उठा के आगे फेंका, इसको उठा के पीछे फेंका, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा ऐड होता जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता जाता है? ऐड होता जाता है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा ऐड होता जाता है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, मे बी वेरिएबल और कांस्टेंट। क्योंकि एक और हिंट देता हूं, क्योंकि वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्स भी आता है प्लस इंटरनल फोर्स भी आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के फॉर्मूले में एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स दोनों वर्क कर सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स दोनों ही वर्क कर सकते हैं। तो इंटरनल फोर्स भी सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा, इंटरनल फोर्स भी सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। समझ में आया कि नहीं आया? सिस्टम की मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगी। देखिए यहां पे मैंने लिखा है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो then momentum must be constant but cannot say about kinetic energy। यहां भी मैंने स्टेटमेंट लिख दिया था, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा बेटा प्लीज। स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, और याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन मोमेंटम मस्ट बी कांस्टेंट, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बट कैन नॉट से अबाउट काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के फॉर्मूले में देखिए, एक्सटर्नल फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फोर्स जीरो तो मोमेंटम कांस्टेंट, सीधा रिलेशन है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो सिस्टम की मोमेंटम कांस्टेंट, एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो सिस्टम की मोमेंटम कांस्टेंट, सीधा रिलेशन है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो सिस्टम की मोमेंटम कंजर्व, एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो सिस्टम की मोमेंटम कंजर्व। But if external force is zero, if external force is zero, then we cannot say about kinetic energy, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली एक्सटर्नल फोर्स से रिलेटेड नहीं है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली एक्सटर्नल फोर्स से रिलेटेड नहीं है। तो समझ में आया? ये स्टेटमेंट ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू थी। अच्छा, मैं और बढ़िया स्टेटमेंट एक लिखता हूं, जोरदार स्टेटमेंट लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। बढ़िया स्टेटमेंट लिख रहा हूं बेटा, एकदम ही बढ़िया स्टेटमेंट लिख रहा हूं। इंटरनल फोर्स कैन चेंज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मोमेंटम, अरे बहुत दो बार कैसे टम लगा दिया, मूवमेंट ऑफ सिस्टम। बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? इंटरनल फोर्स कैन चेंज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम की मोमेंटम को ऑब्वियस सी बात है हम सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम से डिफाइन करते हैं। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? यस, फॉल्स है। कैसे फॉल्स है बेटा? कि सर इंटरनल फोर्स कैन चेंज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, नहीं, सीधा सा रिलेशन है
कि एक्सटर्नल फोर्स ही मोमेंटम ऑफ द सिस्टम को चेंज कर सकता है। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो सिस्टम की मोमेंटम चेंज हो सकती है और नहीं भी हो सकती। इंटरनल फोर्स सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी मोमेंटम चेंज होगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, इंटरनल फोर्स कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है इंटरनल फोर्स। ट्रू फॉल्स? ट्रू फॉल्स फटाफट बताइएगा प्लीज, जल्दी। यस ट्रू। क्योंकि यहां पे सिंपल सा मैं लिख देता हूं, वर्क डन बाय ऑल फोर्स। ऑल फोर्सेस में बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल भी आ सकता है, वर्क डन बाय इंटरनल भी आ सकता है। तो इंटरनल भी लगेगा तो भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी और एक्सटर्नल लगेगा तो भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। बड़ा सुंदर सा रिलेशन है, सारे थ्योरम का भगवान यहां बैठा है बेटा, इसको अंडरएस्टिमेट मत करना। देखो, एक्सटर्नल फोर्स लगे तो भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। इंटरनल फोर्स अकेला होगा, अकेला इंटरनल फोर्स अगर वर्क करेगा तो भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब मैं आपको इसको एक्सपेरिमेंटली करके दिखाता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं, एक्सपेरिमेंटली करके दिखाता हूं। मान लो यहां पे रामलाल है। कौन है ये? रामलाल। कहां है? बर्फ के पहाड़ में, आइस पे। ये मैंने एग्जांपल आपको पहले भी समझाया था। और आइस पे फ्रिक्शन क्या होता है? जीरो। रामलाल के हाथ में एक बॉल है, रामलाल के हाथ में क्या है? बॉल है। आइस पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। देखना कितने बढ़िया तरीके से मैं आपको ये बताता हूं। रामलाल और रामलाल के बॉल को हमने मान लिया सिस्टम, और ये दोनों कहां पे हैं? रेस्ट में। रामलाल और रामलाल के बॉल दोनों को हमने मान लिया सिस्टम और दोनों रेस्ट में। अब रामलाल जैसे ही बॉल को आगे फेंका तो बॉल पे आगे फोर्स लगा, बाई रामलाल, और रामलाल पे पीछे फोर्स लगेगा। कितना इजी है समझना। रामलाल पे कहां फोर्स लगेगा? पीछे फोर्स लगेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स बताइए क्या हो गया? सर एक्सटर्नल फोर्स तो है जीरो। किसी ने बाहर से पत्थर मारा क्या? किसी ने बाहर से पत्थर मारा क्या? नहीं सर। तो आपने सिस्टम किसको मानना है यह समझना बहुत जरूरी होता है कि साहब आपने सिस्टम किसको माना है। सिस्टम किसको माना है बताइए। सर सिस्टम हमने माना है बॉल प्लस रामलाल। सिस्टम हमने माना है बॉल प्लस रामलाल और दोनों ही रेस्ट में। अच्छा, बॉल प्लस रामलाल जिसको आप सिस्टम मान लेते हो ना, आप उसको हक दे देते हो कि तुम्हारी मर्जी है, तुम जो करना चाहो आपस में कर लो। जिसको भी आप सिस्टम मान लेते हो ना, उन दोनों को आपस में कुछ भी करने का हक दे देते हो। आपने यहां पे सिस्टम मान लिया था, सारे आदमी को मिला के सिस्टम मान लिया था। तो रामलाल पिंकी को थप्पड़ मारेगा, पिंकी बाबू जलेला को मारेगा, कल्लू उसको उठा के पटक देगा, हमारा सबको उठा के पटक देगा, गुजरी बेचारा चुपचाप लेटा रहेगा। तो इसमें आपने हक दे दिया कि एक दूसरे के साथ जो करना है कर लो। लेकिन बाहर से कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा मतलब सेंटर ऑफ मास की मोमेंटम, सिस्टम का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। क्या बात समझ में आई? तो बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना था? पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना था? इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का था जीरो। क्यों? क्योंकि रेस्ट पे था सिस्टम। तो फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा? जीरो ही रहेगा। आप लिख सकते हैं बॉल का मोमेंटम प्लस रामलाल का मोमेंटम, लेकिन दोनों के मोमेंटम का वेक्टर सम जीरो ही रहेगा। तो सिस्टम को नेट मोमेंटम कितना मिला? इस इंटरनल फोर्स की वजह से सिस्टम को नेट मोमेंटम कितना मिला? जीरो। लेकिन अगर आप सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का जीरो था। यस, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का जीरो था, लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का जीरो नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल
प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रामलाल। इसको फील करो, पूरे एग्जाम्पल के साथ मैं चीजें विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं और ये जोरदार गर्दा विजुअलाइजेशन है एकदम कि कितना अच्छे तरीके से समझ आया कि रामलाल और बॉल एक सिस्टम है। रामलाल और बॉल एक सिस्टम है और जिस ग्राउंड पे खड़े हैं वहां पे फ्रिक्शन जीरो है, स्मूथ है। अगर रामलाल और बॉल को सिस्टम माना, दोनों सिस्टम रेस्ट में है, ये दोनों नहीं चल रहे हैं, तो नेट मोमेंटम होगा जीरो। ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, तो नेट काइनेटिक एनर्जी होगा जीरो। रामलाल पागल हो गया, बॉल को आगे फेंका, तो रामलाल ने बॉल पे फोर्स लगाया, बॉल ने रामलाल पे भी फोर्स लगाया, लेकिन बाहर से नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा है? जीरो। तो जितनी इनिशियल मोमेंटम होगी जीरो, उतनी फाइनल मोमेंटम होगी जीरो। मोमेंटम पहले जीरो, फाइनल जीरो, इनिशियल जीरो, फाइनल जीरो। मोमेंटम बदला ही नहीं, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, सिस्टम में मोमेंटम डेवलप नहीं हुआ, सिस्टम में नेट मोमेंटम डेवलप नहीं हुआ। जितना मोमेंटम बॉल आगे लेके जाएगा उतना ही मोमेंटम रामलाल पीछे लेके जाएगा। सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। अब बारी आई कि मोमेंटम जीरो कैसे हुआ सर? तो जितना मोमेंटम बॉल का आगे है पी, बॉल का पी, उतना ही मोमेंटम रामलाल का पीछे मिलेगा पी। मोमेंटम एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो जितना पी ये आगे लेके जाएगा उतना ये पी पीछे लेके जाएगा, तो पी प्लस पी का नेट मोमेंटम हो जाएगा जीरो। अब बात होगी काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी आगे जाने वाले ऑब्जेक्ट का हाफ mv² प्लस आएगा, क्योंकि वो निगेटिव नहीं होता। मैन का, रामलाल का भी काइनेटिक एनर्जी प्लस होगा, तो नेट काइनेटिक एनर्जी ऐड होगा। ये काइनेटिक एनर्जी किसने डेवलप किया? एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो किसने डेवलप किया? इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी, बट इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। क्या आपको ये पूरी फील आ गई? क्या आपको ये पूरी फील आ गई? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक बार फटाफट बता दीजिए पूरी फील आ गई तो, एक बार फटाफट बता दीजिए पूरी फील आ गई तो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फील आ गई? जोरदार। अच्छा मान ले तू सच में पागल हो गया, ठीक है ना, और तू ग्राउंड पे खड़ा हो गया, एक स्मूथ ग्राउंड पे, तो अपने बाल नोच रहा है, खुद को थप्पड़ मार रहा है, और पैर कूट रहा है, पैर से सर को मार रहा है, सर को हाथ से मार रहा है। तूने अपनी हाथ तोड़ के इधर फेंक दी, पागल हो गया तू, अपना हाथ तोड़ के उधर फेंक दिया, बहुत जोर से फेंक दिया हाथ तोड़ के। तू अपना मुंडी काट के फेंक दिया, पैर काट के इधर फेंक दिया। अब तू एकदम तितर बितर कर दिया अपने आप को, लेकिन पता है तेरा सेंटर ऑफ मास पहले कहां था? सर नाभि में। तू अपने आप को मार के फेंक दे, काट के फेंक दे, अपने आप को बर्बाद कर ले। हर चीज अलग अलग, हाथ आगे, ये हाथ पीछे, मुंडी काट के उधर फेंक दिया, पैर काट के इधर फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है, तेरा जो सेंटर ऑफ मास है ना, चाहे तू हर बॉडी के हिस्से को काट के इधर उधर हवा में फेंक दे, लेकिन सेंटर ऑफ मास तेरा नाभि में वही एज इट इज पड़ा रहेगा। सर क्या बात करो, पोजीशन चेंज नहीं होगा? नहीं, पहले अगर तू रेस्ट में था तो तुम्हारे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी? जीरो। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो। अब तू इंटरनल फोर्स लगा करके, बाहर से तुम पे कोई पत्थर नहीं मारेगा, बाहर से तुम पे कोई हाथ नहीं चलाएगा, बाहर से तुम पे कोई तलवार भाला नहीं फेंकेगा, तुम अपने आप हाथ को पकड़ पकड़ के तोड़ के उधर फेंक दिए। अब तुम्हारे बॉडी का हर हिस्सा गायब, लेकिन सेंटर ऑफ मास पहले भी नाभि जहां था वहां था, बाद में भी वही रहेगा। चलो ऐसे एग्जांपल देखना, मान ले तू दिवाली में मुर्गा छाप बम लाता है, मुर्गा छाप बम लाता है। अब बम में तू आग लगा दिया, है ना, कौन सा बम बोलते हैं उसको? बुलेट बम, हाइड्रो बम। तो बुलेट बम में तूने आग लगा दिया। अब जैसे ही बुलेट बम फटा तो एकदम छोटे छोटे से उसके हिस्से हुए, और छोटा छोटा सा हिस्सा तितर बितर हो गया। लेकिन एक बात बताऊं, सेंटर ऑफ मास पहले जहां था ना वहीं पे था। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये तेरा रहा फुजरी बम, फुजरी बम है, बुलेट बम, फुजरी बम, आलू बम, जो बम है मान ले वो बम है तेरा। अब तुमने इस पे आलू बम, बहुत बढ़िया, तुमने यहां पे आग लगाया। आग लगने के बाद
बम के हुए 10 टुकड़े और 10 के 10 टुकड़ा आगे भाग गया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये फटा और 10 के 10 टुकड़ा आगे भाग गया? क्या ऐसा होता है? हाँ ना में जवाब दे। हाँ, मिर्ची बम, आलू बम, चक्री बम, जो भी बम है, तो बस ये बता कि जैसे तूने यहां पे आग लगाया, ये 10 हिस्से में बम फटाक से आवाज हुआ और 10 के 10 हिस्सा सब आगे भाग गया। नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहां था। तो होगा क्या कि एक जितना हिस्सा टूट के इधर भागेगा v वेलोसिटी से, तो उसका मोमेंट ऑफ वेलोसिटी इसके मोमेंट ऑफ वेलोसिटी के बराबर होगा। इसका इधर भागेगा तो इसका इधर भागेगा, ये इधर भागेगा तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा तो एक इधर भागेगा। जितना नीचे उतना ऊपर, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना पीछे उतना आगे, जितना आगे उतना पीछे, ऐसे फटता है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अब ये सवाल देखना, अच्छे से पढ़ो सवाल को। 2 पार्टिकल A एंड B इनिशियली एट रेस्ट। पार्टिकल A और B दोनों बेटा रेस्ट में है। देखिए लिखा है रेस्ट, ये रेस्ट। तो पहले ही मुझे बताओ कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा। सर सेंटर ऑफ मास यहां होगा। सस्ता नशा कर लिया कि भाई ये दोनों मास के कहीं ना कहीं बीच में होगा सेंटर ऑफ मास। ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, तो सेंटर ऑफ मास भी कहां रहेगा? रेस्ट में। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास is 0. Moves towards each other under a mutual force of attraction. अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे। म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक्सटर्नल फोर्स अभी भी क्या है? 0 है। At an instant when velocity of A is v, velocity of A is v and that of velocity of B is 2v, B इस तरफ होगा कुछ 2v, then find velocity of center of mass। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताइए क्या होगा? ये रहा सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी, ये रहा फाइनल वेलोसिटी। अब देखो बेटा, इसमें फोर्स कैसा लगा है? इंटरनल, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो पक्की बात है कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियल थी वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइनल होगी। इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी? मतलब इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी? 0। अगर इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है तो फाइनल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 हो, क्योंकि ये 0 रख दें तो आंसर आएगा 0। लेकिन सर अगर फॉर्मूला लगाए तो एक की वेलोसिटी v दी हुई है, दूसरे की वेलोसिटी 2v दी हुई है, फॉर्मूला लगाए तो कई सारे चोमू टाइप बच्चे होते हैं, कहते हैं सर हम फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं। एक बात बता, 2 पार्टिकल और ए और बी जो दिया हुआ है उनका मास पता है तुम्हें? मास पता है तो बता। नहीं सर मास तो नहीं पता है, तो कैसे लगाएगा फॉर्मूला? बोल, लिख ले। फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि मास नहीं खे पता। हाई रेस्ट में बा। कौन रेस्ट में बा? हाई और हाई दोनों रेस्ट में बा। तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में हुई, और अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में हुई और बाहर से कोई फोर्स लगल ना, हाई सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स लगल ना, अगर बाहर से फोर्स ना लगई बा तो सेंटर ऑफ मास तहार वही रही जहां रहल था। तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर 0 है तो फाइनल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0 ही होगा। ठीक है, चलिए चलिए, पूरा 100% समझ आएगी नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखिए, अ सेल फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ एक्सप्लोड समवेयर इन द फ्लाइट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रेगमेंट विल मूव। आई हाई दादा, बहुत ही जोरदार सवाल बाहो। हाई है तुम्हारा सेल, SHELL सेल। हाई को v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट कर दिली, तो ऐसे पाथ पे ये जाई, इस पाथ को हम पैराबोलिक कहत बानी। हाई पाथ को हम का कहत बानी? पैराबोलिक पाथ कहत बानी। पैराबोलिक पाथ पे चली। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कहां है वो? सेल फॉलोइंग ए पैराबोलिक पाथ एक्सप्लोड समवेयर इन द फ्लाइट। ये कहीं चलते चलते अचानक से 2 हिस्से में टूट गया। अगर नहीं टूटता तो जाता 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 इस पाथ को फॉलो करता,
इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? हाँ, बोल सकते हैं कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी लग रहा है, और इस ग्रेविटी के वजह से ही नहीं टूटता तो भी ये पैराबोलिक पाथ पे जाता। ग्रेविटी की वजह से नहीं टूटा ये पैराबोलिक पाथ किस वजह से फॉलो कर रहा था? पैराबोलिक पाथ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फॉलो कर रहा था। तो ये सेल्फ फॉलोइंग पैराबोलिक पाथ एक्सप्लोड समवेयर इन अ फ्लाइट, एक्सप्लोड समवेयर इन अ फ्लाइट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रेगमेंट विल मूव इन, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ फ्रेगमेंट विल मूव इन। तो सुन ध्यान से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पैराबोलिक पाथ पे चल रहा था, यहां पे पहुंचता। अगर ये नहीं टूटता तो भी यही पहुंचता। अब टूटा, कैसे टूटा? इंटरनल फोर्स से टूटा। तो इंटरनल फोर्स से टूटने के बाद एक हो सकता है मास यहां चला जाए, एक मास हो सकता है यहां चला जाए, लेकिन सेंटर ऑफ मास का जो स्टेट होगा पहले, जो वेलोसिटी होगा सेंटर ऑफ मास का, वो कांस्टेंट रहेगा, पैराबोलिक पाथ को ही फॉलो करेगा। एकदम ही चोमू टाइप सवाल पूछे जाते हैं नीट पे। आंसर क्या हो गया बताइए? आंसर होगा सेम पैराबोलिक पाथ। एक बच्चा और सिर्फ एक बच्चा कह रहा सर ए आंसर होगा। बताइए क्या आपको जोरदार तरीके से समझ आया? देखो बेटा, जब भी कोई चीज टूटता है तो इंटरनल फोर्स की वजह से टूटता है, तो उसके पार्ट बाय पार्ट का कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का स्टेट चेंज नहीं होगा। हाँ है ना? बताइए, सेंटर ऑफ मास का स्टेट नहीं चेंज होगा। देन सेंटर ऑफ मास ऑफ ए फ्रेगमेंट विल मूव इन अ पैराबोलिक पाथ। चलिए देखिए, अ मैन ऑफ मास एम, ये रहा मैन, एकदम फुजरी है, देख, मैन ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड इन अ एयर बाय होल्डिंग द रोप ऑफ अ बैलून। बैलून देखो, बड़ा सा हाइड्रोजन गैस इसमें भर दिया, बैलून हवा में उड़ रहा है, कैपिटल एम मास है। एज द मैन क्लाइम्स अप द रोप देन बैलून विल मूव। मैन रोप को पकड़ के ऊपर चढ़ने लगा, तो बैलून कहां जाएगा बताओ? बैलून कहां जाएगा बताओ? तो सर इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, देखो बेटा ये मिड एयर पे रेस्ट में था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, लेकिन जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उतना इस पे बायन फोर्स ऊपर लग रहा था, तो मिड एयर में था ये। अब मैन ऊपर चढ़ेगा कैसे बताओ? थोड़ा रुको और सोचना, मैन ऊपर कैसे चढ़ेगा? सर मैन बैलून के रस्सी को पकड़ के नीचे खींचेगा, तो मैन ने रस्सी पे कहां फोर्स लगाया? नीचे, तो रस्सी बैलून पे कहां लगाएगा? ऊपर। सॉरी, रस्सी मैन पे कहां लगाएगा? ऊपर, तो मैन ऊपर चढ़ेगा। तो ये इंटरनल फोर्स है। ये कैसे फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। ठीक है सर। अगर मैं पूछूं कि इस बैलून के रोप को पकड़ के ये आदमी ऊपर चढ़ने लगे, ऊपर चढ़ने लगे, तो सेंटर ऑफ मास इसका कहां जाएगा? सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड रहेगा। कैसे? तो जब ये मैन रेस्ट में था, पूरी सिस्टम रेस्ट में थी, तो सेंटर ऑफ मास कहां था? सेंटर ऑफ मास यहां था सर, सेंटर ऑफ मास यहां था। अब सुनना ध्यान से, मैन रेस्ट में, बैलून रेस्ट में, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा। मैन रेस्ट में, बैलून रेस्ट में है, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा। अब मैन ऊपर चढ़ा कैसे? इंटरनल फोर्स की वजह से। तो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे क्या लगा है? जीरो। तो सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फिक्स रहेगी। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फिक्स रहेगी। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फिक्स रहेगी। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करूं तो ठीक है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फिक्स रहेगी। अब मान लो कि थोड़ा सा मास मैन ऊपर लेके अपना चढ़ गया, तो बेटा सेंटर ऑफ मास की तभी ना पोजीशन फिक्स रहेगी, जितना शिफ्ट ऑफ मोमेंट ऑफ मास ऊपर होगा उतना ही इसका शिफ्ट ऑफ मोमेंट ऑफ मास नीचे होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि बैलून नीचे आएगा। क्यों बेटा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को फिक्स्ड रखना है। बेटा देखिए, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फिक्स रहनी चाहिए। सर आपने बोला था फिक्स रह भी सकता, नहीं भी रह सकता। सुनो ध्यान से, पहले कहां था सेंटर ऑफ मास? रेस्ट में।
एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा, 0, तो बाद में सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा, फिक्स्ड। तो मैन अपना मास लेके ऊपर जाएगा थोड़ा, तो थोड़ा सा मोमेंट ऑफ मास ऊपर आया, तो थोड़ा सा इसका मोमेंट ऑफ मास उतना ही नीचे आना चाहिए, तभी सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड रहेगा। अगर इसका मास ऊपर ले जाओगे तो सेंटर ऑफ मास ऊपर चढ़ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बताइए। कई बच्चों को लगा तो सर बैलून ऊपर जाएगा, मूव अपवर्ड। अबे बैलून अपने आप ऊपर कैसे जाएगा यार, चमत्कार हो रहा है क्या यार। सर सेंटर ऑफ मास विल बी सेम, हां सेंटर ऑफ मास विल बी एट द सेम पोजीशन, सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पे रहेगा। समझ आया। सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पे रहेगा। तो आपको मैंने शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास समझाया था। मान लो ये मैन ऊपर गया, ये मैन ऊपर गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा मोमेंट ऑफ मास ऊपर लेके जाएगा तो सेंटर ऑफ मास ऊपर जाना चाहेगा, तो बैलून अपने आप नीचे मूव करेगी ताकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन शिफ्ट ना हो। चमका कि नहीं चमका, फटाफट बता दीजिए प्लीज। चलिए आगे देखते हैं। अ बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक बॉडी है, ये फ्री फॉल करके नीचे गिर रही थी, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन पे नीचे आ रहा था। सेंटर ऑफ मास पे नीचे आ रहा है। बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर द ग्रेविटी ब्रेक्स इन 2 पार्ट ऑफ अनइक्वल मासेस। अचानक से ये 2 अनइक्वल मासेस में टूट गए, एक भागा आगे टूटने के बाद और दूसरा भागा पीछे। ब्रेक्स ड्यू टू इंटरनल फोर्स। अनइक्वल मासेस में टूट गए, अनइक्वल मासेस में टूट गए। तो बेटा यही तो अभी तक समझाते आ रहा हूं मैं कि कुछ मास आगे गया, कुछ मास पीछे जाएगा, और इस तरीके से जाएगा कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। पहले सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम एक्स एक्सिस में क्या था, 0। सेंटर ऑफ मास तो सीधा वाई में चल रहा है ना, तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम एक्स में 0 रहेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टली। अरे देखो, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम या स्टेट तभी चेंज होता है जब एक्सटर्नल फोर्स लगे। ये अपने आप 2 हिस्से में टूटे तो सेंटर ऑफ मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट डज नॉट शिफ्ट हॉरिजॉन्टली। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, डज नॉट शिफ्ट हॉरिजॉन्टली। क्या ये जोरदार तरीके से चमका, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, बॉडी एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस ऑफ अन इक्वल मास, देन पार्ट विल मूव। देखो एक बॉडी है कैपिटल एम मास का, रेस्ट में है, अचानक से 2 हिस्से में टूटा। एक्सप्लोड मतलब होता ब्रेक, अपने आप टूटा, इस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है। एक्सप्लोड होना, ब्रेक होने में कोई बाहर से पत्थर नहीं मारता है, अपने आप किसी एक्सटर्नल फोर्स से टूट गया। देन 2 पीसेस ऑफ अनइक्वल मास, 2 अनइक्वल मासेस में टूटा। देख मैं तोड़ के बताता हूं, ये एक ऐसे टूटा और एक तेरा ऐसे टूटा, अनइक्वल मासेस में टूटा, M1 एंड M2। द पार्ट विल मूव, एक आगे जाएगा और दूसरा भी आगे चला जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? आप में से बहुत सारे बच्चों का जवाब है 2, अरे ये 3 ऑप्शन होना चाहिए, 3 और 4, तीनों ही जवाब दे रहा हूं। चार ज्यादा है बच्चों का। इन अपोजिट डायरेक्शन विथ अन इक्वल स्पीड, इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड, इन द सेम डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। बताइए, ऐसे छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं मैं। एक डायग्राम खेलते हैं, बनाओ एक डायग्राम खेलते हैं। ये ब्लॉक रेस्ट में, 3 ब्लॉक बनाते हैं रेस्ट में। ये ब्लॉक रेस्ट में, ये ब्लॉक रेस्ट में और ये ब्लॉक रेस्ट में, 3 ब्लॉक मैंने बनाया। अचानक से टूटा, आधा हिस्सा टूट के गया आगे V1 से और आधा हिस्सा टूट के ऊपर गया V2 से। रेस्ट में था और ब्रेक होके ये बना। ये बताइए करेक्ट है, रॉन्ग है कि करेक्ट है, मतलब राइट है और रॉन्ग है, ये बताइए। दिस वन इज राइट और रॉन्ग। ये रेस्ट में था, ब्रेक हुआ,
एक भागा v1 से इधर और एक भागा इधर। फर्स्ट वन इज रॉन्ग और राइट रॉन्ग। ओके, दिस इज रॉन्ग। क्यों बेटा? क्योंकि रेस्ट में था तो इसकी नेट मोमेंटम थी 0, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। अगर ये v1 से आगे गया तो कुछ मोमेंटम आगे होगा, कुछ मोमेंटम ऊपर होगा, तो नेट मोमेंटम का वेक्टर सम यहां पे आ जाएगा इस तरफ। ये गलत हो गया। दूसरा बताइए, राइट और रॉन्ग? दूसरा बताइए, दूसरे का रॉन्ग होने का रीजन बताओ। दूसरे के रॉन्ग होने का रीजन बताओ। यस दिस इज रॉन्ग, यस दिस इज रॉन्ग, लेकिन इसके रॉन्ग होने का रीजन बताओ। बेटा इसके रॉन्ग होने का रीजन ये है कि सिस्टम रेस्ट में तो इसका मोमेंटम 0 था। जब आप यहां पे देखें तो हो सकता है कि जितना मोमेंटम ये लेके आगे गया है उतना ही मोमेंटम का इसका x कंपोनेंट पीछे होगा, लेकिन इस मोमेंटम का तो y कंपोनेंट भी आ जाएगा। इनिशियल मोमेंटम 0 था, यहां पे सिस्टम का मोमेंटम कुछ y में आ जाएगा, तो हो ही नहीं सकता। इंटरनल फोर्स सिस्टम में मोमेंटम डेवलप नहीं कर सकता। इंटरनल फोर्स सिस्टम में मोमेंटम डेवलप नहीं कर सकता। हाँ, मोमेंटम नॉट कंजर्व। यस, बहुत सिंपल सा आंसर दे रहे हैं बच्चे, मोमेंटम नॉट कंजर्व। दिस योर आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है रेस्ट में, नेट मोमेंटम इसकी 0, नेट मोमेंटम क्या है इसकी 0। यहां पे आया, दो हिस्से में टूटा ऑफ इक्वल मास, इक्वल मास। इसकी स्पीड है इधर आगे v1, इसकी स्पीड है पीछे v2। क्या ये सही है? यस, दिस इज करेक्ट। दिस इज करेक्ट। अगर ये इक्वल मासेस में टूटा है तो ऑब्वियस ही बात है करेक्ट इफ v1 इज इक्वल टू v2। रॉन्ग इफ v1 सॉरी स्पीड v1 v2 तो ऐसे भी नहीं होगा। स्पीड इफ v1 इज इक्वल टू v2, स्पीड कंपेयर कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, सिर्फ मैं स्पीड कंपेयर कर रहा हूं। इफ v1 इज ग्रेटर देन v2। कैसे? तो देखो बेटा, इस सिचुएशन में जब ये रेस्ट में था तो इसकी नेट मोमेंटम 0 थी। जब ये टूटा, जब ये टूटा तो एक आगे भागा m मास का ऑब्जेक्ट टूटने के बाद, ये 2m का मान लो ना, m हिस्से में टूटा तो m आगे भागा v1 से, ये m पीछे भागा v2 से। तो सिस्टम की नेट मोमेंटम जब आप देखेंगे, अगर इसका स्पीड v1 v2 सेम है तो जितना मोमेंटम ये आगे लेके जाएगा उतना मोमेंटम पीछे लेके जाएगा, तो ये करेक्ट है। लेकिन अगर इनका स्पीड अनइक्वल है तो मास तो इक्वल है, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व नहीं रहेगा। मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। हाँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तभी तो देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है तभी तो ये करेक्ट है। लेकिन अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो जाएगा तो ये रॉन्ग सिचुएशन हो गया। ये क्या हो गया? रॉन्ग सिचुएशन हो गया। समझ आया? क्लियर है? अब देखो वापस आओ सवाल पे। अब जो गधे बच्चे कह रहे थे 3 है, वो तीसरा आंसर गलत होगा। क्यों? बॉडी एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस ऑफ अनइक्वल मास। इन दोनों का मास अनइक्वल है, दोनों का मास अनइक्वल है। नेट मोमेंटम पहले सिस्टम का था 0, तो फाइनल सिस्टम का मोमेंटम होगा 0। तो बेटा जितना मोमेंटम ये आगे लेके जाएगा उतना ही मोमेंटम ये पीछे लेके जाएगा। इसका मोमेंटम आगे की तरफ मैं लिखता हूं m1 v1, उतना ही मोमेंटम ये पीछे लेके जाएगा, इसलिए माइनस लगा रहा हूं, डायरेक्शन अपोजिट होगी m2 v2। अब इसका मास डिफरेंट है तो स्पीड भी डिफरेंट होगा मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका होगा गलत। इन सेम डायरेक्शन तो क्या, इन सेम डायरेक्शन क्या, बॉडी तो रेस्ट में थी तो इन सेम डायरेक्शन तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाने पे मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन में जाने में मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। अपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए, लेकिन इक्वल स्पीड से जाएगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रह पाएगा, क्योंकि मास सेम है। स्पीड कंजर्व नहीं करना, मोमेंटम कंजर्व करना है। स्पीड कंजर्व नहीं करना, हमें मोमेंटम कंजर्व करना है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। मुश्किल सवाल लेकिन समझने की कोशिश करो तो समझ जाओगे। क्या आपको जोरदार तरीके से समझ आया? यस, बिल्कुल सही जवाब, यस। थर्ड ऑप्शन, थर्ड मे बी करेक्ट, मे बी करेक्ट, करेक्ट इफ मासेस विल बी इक्वल।
masses will be equal। अगर इनका मास सेम होता तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाता, मास सेम होता तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाता। मास सेम होता तो mv1 पीछे mv2, मास से मास कैंसिल हो जाएगा तो स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए था, लेकिन मास सेम यहां पे नहीं है। बेटा ये डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना, लिखना यहां पे इनिशियल मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इसलिए गलत हो गया है। यहां पे मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा इसलिए गलत है, यहां पे मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा इसलिए गलत है, यहां पे सिर्फ मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखना, अ चाइल्ड इज, एक मिनट, मे बी करेक्ट इफ मास इज इक्वल टू, हाँ बेटा अगर मास इक्वल होगा तो ये थर्ड ऑप्शन सही होता। मिटा ही देता हूं इसको, तो बोले सर यहां पे मस्ट आना चाहिए, भाई छोड़ दे, रहने दे, तुम्हें फील आया ना, इसको हटा। मास सेम होता तो अपोजिट डायरेक्शन में जाता। चलिए सवाल देख, चाइल्ड इज स्टैंडिंग एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रॉली, लॉन्ग ट्रॉली है ये, बहुत ही लंबा ट्रॉली है। चाइल्ड इज स्टैंडिंग एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रॉली मूविंग विथ स्पीड v ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। यहां पे ये चाइल्ड है, चाइल्ड इज स्टैंडिंग एट वन एंड, मतलब चाइल्ड रेस्ट में है ट्रॉली पर, लॉन्ग ट्रॉली मूविंग विथ स्पीड v, ट्रॉली v से चल रहा, तो चाइल्ड ट्रॉली पे बैठा हुआ है, लेकिन आप ग्राउंड से देखेंगे, बाहर से देखेंगे तो आपको चाइल्ड इस ट्रॉली के साथ v स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं बस नॉलेज के लिए यह पूछ लूं कि इसी सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ क्या होगी, इसी सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो ट्रॉली भी v से, ट्रॉली पे बैठे होने की वजह से मैन भी v से, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। ट्रॉली भी v, चाइल्ड भी v, और नीचे स्मूथ सरफेस है, v होगी इनिशियली। इफ द चाइल्ड स्टार्ट रनिंग ऑन टुवर्ड्स द अदर एंड, एक बात बताओ, चाइल्ड इज स्टैंडिंग एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रॉली मूविंग विथ स्पीड v ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस पे दौड़ना तो पॉसिबल है नहीं, तो ये चाइल्ड दौड़ा कैसे भाई। इफ द चाइल्ड स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द ट्रॉली विथ स्पीड यू से चाइल्ड दौड़ेगा कैसे अगर स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्रैक है तो चाइल्ड दौड़ेगा कैसे, थोड़ा सोच के बताइए, चाइल्ड दौड़ेगा कैसे। अगर स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्रैक है तो चाइल्ड दौड़ कैसे जाएगा भाई, स्मूथ चीजों पे तो दौड़ना पॉसिबल है नहीं। बहुत बढ़िया, मुंह नाक कान हाथ खोल के पढ़ रहे हो बेटा। जब ऐसे तुम जवाब देते हो ना तो सच में अंदर से खुशी मिलती है। और एक बच्चा भी ऐसा जवाब दे देना, 50 बच्चा एकदम फालतू हो, कुछ ना समझ आए, आप समझने की कोशिश ना करे, बकलोली करे, स्पैमिंग करे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अगर एक बच्चा भी ढंग से अगर कहीं बैठ के पढ़ रहा हो ना, उसकी मुझे सिक्योरिटी हो, तो मैं जान लगा दूंगा। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है कि सर नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, यहां फ्रिक्शन नहीं है, और चाइल्ड तो इस पे दौड़ रहा है, यहां पे तो फ्रिक्शन हो सकता है। हाँ, अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं, किसको सिस्टम मान लूं, किसको, ट्रॉली प्लस चाइल्ड को, ट्रॉली प्लस चाइल्ड, ट्रॉली प्लस चाइल्ड पे नेट एक्सटर्नल फोर्स बोल कितना होगा, ट्रॉली प्लस चाइल्ड पे नेट एक्सटर्नल फोर्स बता कितना होगा। एक्सटर्नल फोर्स ऑन ट्रॉली प्लस चाइल्ड सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स ऑन ट्रॉली प्लस चाइल्ड सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स ऑन ट्रॉली प्लस चाइल्ड सिस्टम इज 0। व्हाई एक्सटर्नल फोर्स इज 0? क्योंकि जब तूने खुद बोला चाइल्ड ट्रॉली को पीछे पुश करेगा, तभी ट्रॉली चाइल्ड को आगे पुश करेगा और ये आगे दौड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लेंगे, तो नेट फोर्स तो 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है, देन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ट्रॉली प्लस चाइल्ड विल मूव विथ स्पीड,
तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब है जो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी थी वही सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी होगी। अब जब चाइल्ड दौड़ना शुरू करेगा तो हो सकती है इसकी वेलोसिटी u से दौड़ा है तो फाइनल वेलोसिटी ट्रॉली की v थी, पहले v थी इनिशियल वेलोसिटी, u से दौड़ेगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाए, ट्रॉली की वेलोसिटी कुछ और हो जाए, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? वही होगा जो इनिशियल था। इनिशियल क्या था? v था, तो फाइनल क्या होगा? v होगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देखो सवाल कितना बेवकूफ बनाता है। सवाल कितना बेवकूफ बनाता है, समझने की कोशिश करो। कितना बेवकूफ बनाता है, समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट, two body of difference masses 2 kg and 4 kg moving with velocity 2 meter 10 meter per second towards each other due to mutual gravitational attraction. What is velocity of their center of mass? 0. देखो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चलना शुरू किया। यार ये सवाल कैसे लिखा है यार? इस तरीके से अगर किया जाए तो 10 40 ये 20 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, गलत लिखा है। 20 और 10 मीटर पर सेकेंड, नहीं तो ऐसे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? वो 20 है बेटा। ये क्या 20 है, यहां पे मिसप्रिंट है, ये 20 है। तो आप फॉर्मूले से भी निकालोगे तो भी 20 आएगा और वैसे भी निकालोगे तो भी 20 आएगा। ठीक है बेटा, बहुत आसान सवाल है, कोई खास बात नहीं। द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0. Net external force acting on a system particle is 0. Then which of the following may vary? Momentum of the system, kinetic energy of the system, velocity of the center of mass, position of center of mass. सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। सोच और समझ के जवाब दीजिएगा। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। नेट एक्सटर्नल बहुत मेहनत से पढ़ा है यार, जान निकाल दिया। बहुत तरह तरह के एग्जाम्पल बताएं साहब, तरह तरह के विजुअलाइजेशन कराएं आपको। तो इस सवाल का जवाब गलत मत दीजिएगा, बड़ा दुख होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। मोमेंटम तो वैरी कर जाएगा, सॉरी कांस्टेंट रहेगा। वैरी कौन कौन कर सकता है? काइनेटिक एनर्जी में भी वैरी एंड पोजीशन में भी वैरी। ऑप्शन नंबर बी एंड डी इज करेक्ट। यस, तरह तरह के एग्जाम्पल बताया साहब, तरह तरह के अलग अलग वेराइटी के एग्जाम्पल बताएं। बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा लगा मुझे। बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। यस यस यस, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो कांस्टेंट रहेगा। भाई साहब वो कहाँ गया? टूटने वाला था, कहाँ गया वो? पहले उसको तोड़ लेते हैं। चलो इधर देखो बेटा, एक्सप्लोजन के केस समझिए। या ये एक्सप्लोजन का केस हम समझते हैं। बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसमें जोरदार एमआर स्टार में बताऊंगा, चीजें को विजुअलाइज करना और आसान हो जाएगा। चलिए बेटा, एक्सप्लोजन का केस समझिए। एक मास एम मास का पार्टिकल है, वो रेस्ट पे है, उसकी इनिशियल मोमेंटम 0 है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्यों 0 है? क्योंकि पूरा का पूरा मास रेस्ट में है पूरा का पूरा मास रेस्ट में, इसलिए मोमेंटम भी 0 है। अगर एक भी बच्चा मेरे से पूछे ना पोजीशन क्यों फिक्स रहेगा, मतलब तू आज ही पढ़ना छोड़ दे बेटा, तू आज ही पढ़ना छोड़ दे। मैंने कितने मेहनत से ये समझाया यहाँ पे
क्या बताऊं यार, कितने मेहनत से यहां पे समझा। देख इधर, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो सकता है 5 वेलोसिटी और कांस्टेंट है, मतलब सेंटर ऑफ मास 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो पोजीशन सेंटर ऑफ मास की तो चेंज हो ही जाएगी ना, पोजीशन सेंटर ऑफ मास की चेंज हो ही जाएगी ना। ये सवाल पूछने का मतलब है कि फिजिक्स तू नहीं सीख पाया। तो जिसने भी ये सवाल पूछा था, हालांकि उसका कोई बैकलॉग नहीं होगा तभी यहां तक पहुंचा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं, टीचर बदल लो भी, मौका है, बढ़िया टीचर से पढ़ लो बेटा, बढ़िया टीचर से पढ़ लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बढ़िया टीचर से पढ़ लो। देखो इधर, एम मास का ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे है, इसलिए उसकी वेलोसिटी 0 है, मोमेंटम 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। अचानक से एक्सप्लोड हुआ, 2 हिस्से में टूट गया। क्या हुआ बेटा? 2 हिस्से में टूट गया। अनइक्वल मासेस ऑफ कोर्स, ये m1 मास में टूटा, ये m2 मास में टूटा। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम का 0 है, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम का क्या है? 0 है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इसकी मोमेंटम कंजर्व रहेगी। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? सर जितना इनिशियल मोमेंटम था, तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, हाँ तो 0 होगा। लेकिन फाइनली आप देखेंगे तो ये m1 मास का ऑब्जेक्ट मान लीजिए v1 वेक्टर से चल रहा है और m2 मास का ऑब्जेक्ट v2 से चल रहा है। सर आगे कैसे बना लिया? अरे भाई साहब वो तो मुझे पता है पीछे जाएगा, बस v2 वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख लिया, बस v2 फॉर्म में मैंने लिख लिया। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। सर माइनस क्यों नहीं लगा? अरे भाई साहब तुम्हें पता चल गया मोमेंटम कंजर्व करके पीछे जाना चाहिए, ठीक है? मुझे नहीं पता, मैंने इसको आगे चला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मोमेंटम m1 v1 वेक्टर, इसका मोमेंटम m2 v2 वेक्टर, तो फाइनल मोमेंटम हो गया m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर, और वो इनिशियल के बराबर होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। हाँ सर, तो यहां पे हम लिख सकते हैं m1 v2 वेक्टर इज इक्वल टू, इसको पीछे ले जाओ तो m1 v1 वेक्टर विथ नेगेटिव साइन। ये माइनस यही बता रहा है कि मास तो स्केलर है, v1 और v2 अपोजिट डायरेक्शन में होगा। माइनस आ गया अपने आप, तो माइनस यही बता रहा है कि इनका डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो फाइनल मोमेंटम सिस्टम का रह गया 0, मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ। लेकिन काइनेटिक एनर्जी अगर हम फाइनल देखें तो काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ m1 v1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का होल स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी आएगा। इसको मैं लिख सकता हूं Q के बराबर है, ये एनर्जी रिलीज्ड इन एक्सप्लोजन, एनर्जी रिलीज्ड इन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में एनर्जी रिलीज हुआ है ड्यू टू इंटरनल फोर्स, ड्यू टू इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स की वजह से सिस्टम में एनर्जी क्या हुआ है? रिलीज हुआ है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलिए अब सवाल देखते हैं। अ सेल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, एक m मास का सेल था, v वेलोसिटी से चल रहा, v ब्रेक्स अप सडनली इनटू 2 पीसेस, द पार्ट हैविंग मास m/3 रिमेन्स स्टेशनरी। साहब m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा था पहले ही, m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से पहले ही चल रहा था, मतलब रेस्ट में नहीं था, उसके पास अरे यार ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें काहे परेशान हो जाते हो? समझने में ध्यान दो। m2 v2 और m1 v1 छोटी छोटी सी बातें हैं। नीचे चेक कर लूं, 1 1 2 2 सही है, चल सही है, चल इधर देख। इसके पास इनिशियल मोमेंटम था, अचानक से टूटा तो m/3 रेस्ट में आ गया, तो दूसरा हिस्सा होगा 2m/3। 2m/3 कितने वेलोसिटी चला है? v1 से एज्यूम कर लेता हूं, यही पूछा है। देन वेलोसिटी ऑफ द अदर पार्ट, मुझे कैसे पता 2m/3 होगा? पहला अगर m है, पहला अगर m/3 है तो m माइनस m/3 क्या होगा? 2m/3। इनिशियल मोमेंटम जो भी सिस्टम का था वो फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा। इनिशियल मोमेंटम था m इंटू v, तो फाइनल मोमेंटम आपका हो जाएगा m/3 इंटू 0 प्लस 2m/3 मल्टीप्लाई v0। m से m कैंसिल होगा, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर पहले ही 0 हो जाएगा, तो आपका v0 आ जाएगा 3v/2, 3v/2, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट।
बहुत सारे बच्चे डी कह रहे थे, बहुत सारे बच्चे डी कह रहे थे, बहुत सारे बच्चे डी कह रहे थे, बिल्कुल सही जवाब है। प्लीज गिव सम टाइम फॉर बैकलॉग। अच्छा, तुम्हें बैकलॉग कवर करने के लिए मैं टाइम दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारा तो बैकलॉग कवर होगा और बाकी लोग झाल बजाएंगे जिनका बैकलॉग नहीं है, जिन्होंने बहुत मेहनत से पहले टाइम पे एडमिशन लिया, बिना समय खराब किए हुए यहां तक एंड टू एंड चल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो झाल बजाएंगे बैठ के। तुमको टाइम दे दूं मैं बैकलॉग कवर करने का, और क्योंकि तू तो अपना समय खराब कर दिया, और जो बेचारा मेहनत से पढ़ रहा था उसको छुट्टी दे दो, वो बैठ के झाल बजाएगा और तुम बैकलॉग कवर करो। गधा कहीं का। देख इधर, अ स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड इनटू टू, देख स्टेशनरी है, रेस्ट में है, एक्सप्लोड इनटू टू पार्टिकल ऑफ मास m1 and m2, explode into two particle of mass m1 and m2। सर झाल बजाना क्या होता है? जब आदमी जीवन में ज्यादा फ्री हो जाता है तो बैठ के झाल ही तो बजाएगा। हाँ, और नहीं तो क्या। सर प्लीज गिव सम टाइम टू कवर बैकलॉग। सर यू आर टेकिंग सो मच टाइम, प्लीज टाइम फ्रेम में पढ़ाइए, बैकलॉग आ जाता है। हाँ, तो ऐसे रामलाल टाइप चोमू बच्चे दो चार ही हैं। तुमको ज्यादा टाइम दे दूं, तुम अपना धीरे धीरे बैकलॉग कवर करोगे, और जो बच्चा बहुत ईमानदारी से टाइम पे एडमिशन लिया, टाइम पे बैकलॉग कवर किया, एंड टू एंड क्लास कर रहा है, उसको मैं छुट्टी दे दूं, बैठ के झाल बजाएगा। वो बैठ के झाल बजाएगा आराम से, वो बेवकूफ है। गजब करते हो यार, तुम ही समझदार है दुनिया का सबसे ज्यादा। A stationary particle explode into two particle of mass m1 and m2 which moves in opposite direction with velocity v1 and v2। with velocity, ये मान ले m1 v1 से गया, ये v2 से गया, v1 and v2, then ratio of their kinetic energy। बेटा सुनना ध्यान से, ये मैं सिस्टम पहले भी आपको वर्क एनर्जी पावर में समझा चुका। यहां पे इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो होगा, मतलब मोमेंटम सेम होगा। जब मोमेंटम सेम हो और मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखना हो तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, p²/2m। मोमेंटम बेटा सेम है मतलब कंजर्व है, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 का बटा काइनेटिक एनर्जी 2 का इज इक्वल टू m2 बटा m1। m2 बटा m1 इज करेक्ट आंसर, ए इज योर करेक्ट आंसर। देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, कोई दिक्कत नहीं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, लेकिन सी कैसे कह रहे हैं बच्चे? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, तो दोनों का मास अलग अलग है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका हाफ m1 v1 का स्क्वायर m2 v2 का स्क्वायर। लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं पता ना कि सेम है कि डिफरेंट है, हमें मोमेंटम पता है। हमें क्या पता है? मोमेंटम पता है, तो हम मोमेंटम के अकॉर्डिंग उससे ट्रीट करेंगे। A particle of mass m1 moving with velocity v1 and another particle of mass m2 moving with velocity v2, both them have same momentum but their different kinetic energy are e1 and e2 respectively if m1 is greater than m2। ये सवाल तो मैं करा चुका हूं शायद, ये मैंने वर्क एनर्जी पावर में करा दिया है, ये मैंने वर्क एनर्जी पावर में करा दिया है, अब कर लेंगे इसको, कोई खास बात नहीं है। ये बेटा AIPMT 2005 का सवाल, थोड़ा सा देखिए, बढ़िया सवाल अब आ रहा है, लास्ट ईयर के पूछे गए सवाल आने लगे। अब AIPMT 2005 का सवाल है, देखिएगा। अ बम ऑफ मास 30 kg, ये क्या लाया बे? दिवाली मनाने के लिए बम लाया है कि पाकिस्तान में फोड़ने के लिए लाया? 30 किलो का बम ले आया, पागल आदमी एकदम। भाई साहब 30 किलो का बम ले आया और रख दिया रेस्ट में, अपने आप बम उसके घर में फूट गया इनटू टू पीसेस ऑफ मास 18 kg एंड 12 kg। 18 kg एंड 12 kg के दो पार्ट्स में बम फूट गया। द वेलोसिटी ऑफ 18 kg 6 मीटर पर सेकेंड। 18 kg की वेलोसिटी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। 18 kg वाले की वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मासेज, दूसरे वाले मास की काइनेटिक एनर्जी पूछा है। दूसरे वाले मास की क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी पूछा है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये रेस्ट में था तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। तो जितना मोमेंटम, मान लो ये वेलोसिटी v नॉट, जितना मोमेंटम ये लेके जाएगा उतना ही मोमेंटम ये लेके जाएगा। तो 18 × 6 इसका मोमेंटम बराबर 12 × v नॉट। हम स्पीड निकाल लेते हैं ना,
हम डायरेक्शन के चक्कर में क्यों पड़े। इसका मोमेंटम होगा 18 गुना 6, इसका मोमेंटम होगा 12 इंटू वी नॉट। 6 से कैंसिल करोगे 2 से कैंसिल करोगे 18, 9, तो वेलोसिटी आ गया 9 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा हमें 12 kg वाले का काइनेटिक एनर्जी पूछना था। तो काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा हाफ mv², हाफ mv²। ये होगा हाफ, मास की वैल्यू बोलिए, तो मास की वैल्यू है 12, वेलोसिटी बोलिए 9 का होल स्क्वायर। 12 से कैंसिल होगा 6, ये हो गया 6 और ये होगा 81। तो 81 को 6 से कैंसिल करेंगे, 8 6 48, तो 486 जूल इज द करेक्ट आंसर। ये है आपकी आम जिंदगी, ये क्या है आपकी आम जिंदगी, पूरी मजदूरी, आम जिंदगी में मजदूरी भरा पड़ा है। और अब हम लगाएंगे मेंटोस जिंदगी। अब हम क्या लगाएंगे, मेंटोस जिंदगी। ये है आम जिंदगी। अब हम लगाएंगे आम जिंदगी इज मजदूरी और मेंटोस जिंदगी इज एमआर स्टार। अब हम लगाएंगे एमआर स्टार। सर क्या बात कर रहे हो, ये तो बड़ा आसान है। आपने बढ़िया से फाइनल मोमेंटम सिस्टम का जीरो होगा क्योंकि इनिशियल मोमेंटम भी जीरो था। तो इजीली हम देख सकते हैं कि 18 गुना 6 बराबर 12 गुना वी नॉट। तो ऐसे वी नॉट आ गया और इसकी स्पीड पता चल गई। तो 12 kg की काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास 12 kg है। तो 12 kg का हम काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। हाँ, तो ये अलग सर का मेंटोस जिंदगी में कॉपी करके लाया हूं। हाँ, अलग सर का मेंटोस जिंदगी में कॉपी करके लाया हूं। चलो तुम्हें सिखा देता हूं। बिल्कुल। तो ये रही आपकी पूरी मजदूरी। और देखिए अब मुझे काइनेटिक एनर्जी किसका चाहिए सर, 12 kg वाले का। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली हम p²/2m लिखते हैं ना सर। अब काइनेटिक एनर्जी अगर p²/2m लिखेंगे तो मोमेंटम कहां से लाएंगे सर। इसका मास तो 12 kg आपको पता है, लेकिन इसकी स्पीड नहीं पता, तो मोमेंटम कहां से लाएंगे। अरे दादा जितनी मोमेंटम इसकी होगी उतनी तो इसकी होगी। हाँ होगी, तो चेप दो। सर कैसे, तो इसकी मोमेंटम 18 गुना 6, इसकी भी मोमेंटम उतनी ही होनी थी। तो 18 × 6 का होल स्क्वायर, मतलब 2 बार 18 × 6 लिख देता हूं, क्या दिक्कत है। डिवाइडेड बाई 2 × मास 12, वही एक्सप्रेशन आ गया, वही कैलकुलेशन आ गया। एक लाइन में आंसर देखिए, 2 से मल्टीप्लाई होगा 9 और 6 से कैंसिल करूंगा तो मैं हो जाएगा 2 से कैंसिल करूंगा 9, तो 9 × 9 81, 81 × 6 486 जूल। एक ही लाइन में आंसर। यहां पे हमने पहले मोमेंटम कंजर्व किया, फिर से काइनेटिक एनर्जी निकाला। यहां पे सीधा एक लाइन में मैंने आंसर निकाला। क्या आपको ये एमआर स्टार का फील आया। शायद आप कॉपी करते हो, ठीक बात नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हें आंसर से मतलब है ना। आंसर देख, क्या आपको समझ आई है। इतनी मेहनत करके जब अभी तक मैं आपको यहां पे लाया हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। AIPMT 2003, AIPMT 2003, अ सेल ऑफ मास 200 ग्राम, ये बाद में कराऊंगा, चल करा देता हूं। ऐसे इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन देख लो। सेल ऑफ मास 200 ग्राम, मतलब ऑब्जेक्ट का मास है 200 ग्राम। ये वही सवाल है जिसको छोड़ के आना होता है एग्जाम में, थोड़ा सा मुश्किल है। इजेक्टेड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 4 kg, गन का मास है बेटा 4 kg, explode in that generate 1.05 kilojoule energy, then initial velocity of the cell is। सवाल समझिएगा, बढ़िया है। Cell of mass 200 ग्राम is ejected from the gun of mass 4 kg by an explosion that generate इतनी एनर्जी। इतनी एनर्जी जो जनरेट हुई है वो कहां जाएगा, दोनों के काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। कहां जाएगा, दोनों के काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। ठीक है, अब देखना, अब देखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन प्लस, यही तो मैंने अभी सिखाया है कि सिस्टम में जो एनर्जी जनरेट होती है, एक्सप्लोजन में जो एनर्जी जनरेट होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन प्लस सेल इज इक्वल टू टोटल रिलीज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को बड़े आराम से आप p²/2m लिख सकते हैं, p²/2m लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं p²/2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ गन प्लस p²/2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू क्यू। सर मोमेंटम किसका लिया है, किसी का भी ले लो, मोमेंटम तो मोमेंटम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम जितना सेल का होगा उतना ही गन का होगा। तो p² आप कॉमन ले सकते हैं बेटा, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, आ जाएगा मास ऑफ गन
प्लस 1 अपॉन मास ऑफ बुलेट। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, आपसे क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेल, सेल की इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो यहां पे आपको क्यू वैल्यू दिया हुआ है, हां, बुलेट का मास दिया हुआ है, हां, गन का मास दिया हुआ है, हां। अब यहां पे सेल का मोमेंटम रख दीजिए, एप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं करता हूं, सेल की मोमेंटम क्या होगी, तो सेल का मास ऑफ बुलेट, बुलेट को ही इसने सेल बोला है, बुलेट को ही सेल बोला है, यही आपका बुलेट बोल दो या सेल बोल दो, एक ही चीज है। मोमेंटम क्या लिखोगे, मास ऑफ द बुलेट का होल स्क्वायर एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 अपॉन मास ऑफ गन इंटू मास ऑफ बुलेट। तो ऐसे लिख सकते हो तुम फटाफट, मास ऑफ गन इंटू मास ऑफ बुलेट, ऊपर लिख लो मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू क्यू रिलीज्ड एनर्जी। तो यहां से आप चाहें तो मास ऑफ बुलेट से मास ऑफ बुलेट कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा मास ऑफ बुलेट। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। अब बुलेट की मास बताइए कितनी है, तो बुलेट की मास है आपकी, बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है, अभी ध्यान देना, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। बुलेट की मास कितनी है, 200 ग्राम, तो यहां पे 200 ग्राम रखोगे तो 200 बटा 1000 आ गया, इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट का होल स्क्वायर। अब देखना बेटा, ढंग से देखना, ये 2 भी था यहां पे, 2 भी। अब देखना बेटा, मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन 4 केजी और 200 ग्राम, तो 4 केजी में 200 ग्राम जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पे 4 केजी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर 4 केजी भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर 4 केजी अगर रहने दोगे तो एक बात बताओ, इससे तो आप इसने कैंसिल कर दिया, मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट, नीचे मास ऑफ गन है। बेटा 2 मिनट ध्यान से देखना, मैं जोरदार चीज बताने वाला हूं। मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट क्या मास ऑफ गन के बराबर होगा, हां, नीचे भी मास ऑफ गन के बराबर होगा, हां, इज इक्वल टू क्यू वैल्यू। तो ये तो कैंसिल हो गया, हां, तो कैंसिल हो गया। अब सीधा यहां पे वेलोसिटी ऑफ बुलेट का होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सॉल्व करूंगा, क्योंकि बेटा आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप मुझे यह बताइए कि मोमेंटम दोनों का सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए यह चीज समझ आया। अब P को आप बाहर निकालेंगे तो पी स्क्वायर कॉमन आएगा, पी स्क्वायर और 2 नीचे कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन मास ऑफ गन 1 अपॉन मास ऑफ बुलेट। अब हमें क्या चाहिए, हमें बुलेट की वेलोसिटी चाहिए, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेल चाहिए, बुलेट की वेलोसिटी चाहिए। तो हम यहां पे लिख सकते हैं मास ऑफ बुलेट का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट का होल स्क्वायर। मोमेंटम आप किसी का भी लिखो चलेगा, बटा 2 इंटू, यहां पे एलसीएम लेंगे तो देखिए बेटा, मास ऑफ गन इंटू मास ऑफ बुलेट, ऊपर आ जाएगा मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट, ये आ जाएगा क्यू वैल्यू रिलीज। अब एक बात बताएं आप, मास ऑफ बुलेट से एक मास ऑफ बुलेट कैंसिल होगा तो यहां पे बचेगा मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट का होल स्क्वायर बाई 2। यहां पे देखिए ऊपर mg प्लस mb, मास ऑफ बुलेट बहुत कम है तो ऐड करोगे तो मास ऑफ गन बचेगा, नीचे भी मास ऑफ गन बचेगा, इज इक्वल टू क्यू। बहुत कम है बेटा, 4 केजी में 200 ग्राम ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से वेलोसिटी ऑफ बुलेट एक लाइन में आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रिलीज एनर्जी बटा मास ऑफ बुलेट का रूट। एक लाइन में यहां से आंसर निकाल सकते हैं। दोबारा मैंने सॉल्व करके बताया बेटा, दोबारा मैंने सॉल्व करके बताया। इसको एक बार मजदूरी से सॉल्व करिए, मैं मास्टर बता दूंगा। हालांकि इसमें 2 लाइन है, कोई खास बात नहीं है, मैं मास्टर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं मास्टर बता दूंगा, मास्टर बता दूंगा, चाहिए तो अभी बता दूंगा, लेकिन ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें पहले, क्योंकि प्रॉपर मेथड यही है, प्रॉपर मेथड यही है, प्रॉपर मेथड यही है। पहले इससे कर लो, फिर मैं मास्टर बता दूंगा। चमक गया ना, बहुत आसान है। यहां पे एक अप्रोक्सीमेशन करते ही सीधा आंसर आ गया, एक अप्रोक्सीमेशन करते ही सीधा आंसर आ गया। मैं एमआर स्टार भी बता देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं एमआर स्टार भी बता देता हूं। सुनो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन बराबर क्यू वैल्यू। अब ऐसा है कि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। अब गन का मास 4 केजी, गन का मास 4 केजी और बुलेट का मास 200 ग्राम, कितने का फर्क है सर? फर्क 5 5 5 5 20 टाइम्स का फर्क है। तो बेटा अगर 20 टाइम्स ज्यादा होगा, क्योंकि मास का बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो जिसका मास बहुत कम है वो बहुत काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुआ है वो बुलेट ज्यादा लेके जाएगा, सेल ज्यादा लेके जाएगा, ये ना ले जा पाएगा, ये ऑलमोस्ट 0 होगा। तो सीधा सही बात है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू क्यू वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट हाफ एम बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट का होल स्क्वायर इंटू क्यू। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ जाएगा तुम्हारा 2q बटा एम बी का रूट, यही आंसर आ जाएगा, यही तो आया। वी बराबर क्या है? 2q बटा एम बी, रूट अंडर 2q बटा एम बी, यहां पे क्या है बोल, रूट अंडर 2q बटा एम बी। सीधा सीधा यहां से डायरेक्ट आंसर निकाल ले, सीधा सीधा यहां से डायरेक्ट आंसर निकाल ले। बोल चमका कि नहीं चमका?
ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मास जिसका बहुत कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। मास जिसका कम होगा, बहुत कम होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। बुलेट का मास 200 ग्राम और गन का मास 4 केजी, बहुत बड़े का डिफरेंस है, बहुत बड़े का डिफरेंस है। चमका कि नहीं चमका बताइए। अ बॉडी ऑफ मास 4m। चलिए ये बेटा सवाल देखिए, एआईपीएमटी 2014 का सवाल है, बहुत ही जोरदार सवाल पूछे गए हैं। एआईपीएमटी 2014 का सवाल है। सवाल देखिए, बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन XY प्लेन। 4m का मास लाइन इन XY प्लेन एट रेस्ट में था। इट सडनली एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस, 2 pieces each of mass m move perpendicular to each other with equal speed v. Each mass m moves perpendicular to each other with equal speed v. तो 3 हिस्से में टूटा है, 2 हिस्सा mm का है, तो तीसरा हिस्सा 2m का होगा। टोटल मास 4m है। इसमें जो 2m वाले हैं v स्पीड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे गए हैं, तो ये किधर जाएगा? तो सुनना, ये किधर जाएगा? ये जो 2m का मास है वो किसी v डैश से इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नेट मोमेंटम जो आएगा बेटा, बोलो मोमेंटम वेक्टर है mv। 2 ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, 2 ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो सिंपल हो जाएगा इधर √2mv और ये हो जाएगा 2mv डैश। 2mv डैश इज इक्वल टू √2mv करेंगे तभी तो जितना मोमेंटम ये इधर लेके गया उतना ही मोमेंटम पीछे होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो नेट मोमेंटम क्या आ जाना चाहिए? 0। तो साहब नेट मोमेंटम आ जाएगा यहां से m से m का डैश काटो, तो v डैश इज इक्वल टू v बाई √2। नेट मोमेंटम 0 करने के लिए इसकी स्पीड पता चल गई। सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो इसका मास m, तो हाफ m v स्क्वायर प्लस दूसरे का भी मास m, वेलोसिटी v, तीसरे का मास है 2m और वेलोसिटी है v बाई √2, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, है ना। स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2। अब देखिएगा ध्यान से, 2 से 2 कटेगा तो हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2 mv स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3/2 mv स्क्वायर। b इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं है? ये आपका आंसर 3/2 mv स्क्वायर। ठीक है, 3/2 mv स्क्वायर। ये सवाल तो मैंने करा ही दिया है, ये रिपीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में चलेंगे बेटा, बहुत पढ़ा दिया आज। वैसे भी टोटल मैंने 33 स्लाइड पढ़ा दिए, हालांकि स्लाइड में लेके आया था 47, 12-13 स्लाइड रह गए हैं, तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट लेक्चर में कोलिजन स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें कोलिजन स्टार्ट करना है, तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।